हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जो है वो है आधुनिक हिंदी काव्य, जिसमें हमें आधुनिक युग के कवि पढ़ने हैं। तो पहले हम आधुनिक हिंदी काव्य का विकास देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी का विकास जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है भारतेंदु युग, इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है और इसका नामकरण जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर रखा गया है। इसका समय है 1868 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा काल है द्विवेदी युग, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर रखा गया है और इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इसका समय है 1900 से 1922 ईस्वी तक। तीसरा है छायावाद काल। छायावाद काल के जो मुख्य कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद और इसका समय है 1919 से 1936 ईस्वी तक। और चौथा है छायावादोत्तर काल, जिसे पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद और नई कविता का युग। प्रयोगवाद या प्रगतिवाद के अंतर्गत कवियों ने जो रचनाएं लिखी उसमें जो प्रयोग का स्तर था वो बहुत अधिक बढ़ा दिया था, इसीलिए इसे प्रगतिवाद या प्रयोगवाद का नाम दिया गया और इसका समय था 1938 से 1943 ईस्वी तक। और नई कविता के युग में इसी प्रयोग का जो स्तर है उन्होंने और भी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इसे नई कविता का युग कहा गया और इसका समय है 1943 से अब तक। अब हम देख लेते हैं अपना पहला कवि जो है मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो पहले हम इनका छोटा सा एक परिचय देख लेते हैं। इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। जन्म तिथि है 3 अगस्त 1886। जन्म स्थान चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत। पिता का नाम है सेठ रामचरण गुप्त। माता का नाम है कौशल्याबाई। और कार्य क्षेत्र, जिन जिन क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया है वो है कवि, राजनेता, नाटककार, अनुवादक। और इनकी जो रचनाएं हैं जिन्होंने इन्हें विशेष उपलब्धि दी है, प्रसिद्धि दी है, वो है पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा आदि। और इन्हें पद्म भूषण भी मिला है और इनकी जो मृत्यु है वो 78 वर्ष की उम्र में 12 दिसंबर 1964 में हो गई थी। अब हम इसे पढ़ेंगे विस्तार से। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में भारत के उत्तर प्रदेश के झांसी में चिरगांव में हुआ था। बचपन से उन्हें हिंदी कविताओं और साहित्य संदर्भ में विशेष रुचि थी। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने था और माता का नाम कौशल्याबाई था। इनके जो पिता हैं वो भी साहित्य में विशेष रुचि रखते थे और श्रेष्ठ कवि थे। और गुप्त जी जो हैं वो अपनी काव्य प्रतिभा अपने पिता से ही पैतृक रूप से प्राप्त हुई है। और कक्षा 9 तक ही इनकी स्कूली शिक्षा हो चुकी है हो पाई थी और पढ़ाई छूट जाने के बाद इन्होंने घर पर ही हिंदी एवं संस्कृत साहित्य का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। और जब वे 12 वर्ष के थे तो उन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य की शुरुआत भी की। इसी के बीच उनका संपर्क जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ, जिनसे उन्हें अधिक मार्गदर्शन मिला। मैंने आपको बताया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो द्विवेदी युग के माने जाते हैं, अर्थात जागरण सुधार काल के, और मैथिली शरण गुप्त भी उसी काल के हैं। प्रारंभ में उनकी कविता का नाम सरस्वती था, यानी कि उनकी जो पहली कविता थी उसका नाम सरस्वती था, जो कि ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी। और उनका पहला कविता संग्रह जो था वो था रंग में भंग। और इसके बाद इनका जो साहित्य प्रकाशित हुआ वो था जयद्रथ वध। और इसके अतिरिक्त भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और इसी वजह से इन्होंने कुछ समय कारावास में बिताए थे। सन 1952 से 1957 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राज्यसभा के सदस्य नियुक्त किए गए और उन्हें आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालय में से डिलीट की उपाधि भी प्राप्त हुई है। गांधी जी ने उनकी इन्हीं कविताओं से प्रभावित होकर ही राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की और राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अब 12 दिसंबर 1964 को स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण मैथिली शरण गुप्त जी इस संसार को त्याग गए। अब देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है जिनकी वजह से इन्हें इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इन्होंने लिखा है महाकाव्य। महाकाव्य जो है ये साकेत और यशोधरा हैं, जिन्होंने इन्हें विशेष प्रसिद्धि प्रदान की। खंडकाव्य लिखा है इन्होंने जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्य, अजीत, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, गीत गुरु, तेग बहादुर, मेघनाथ वध आदि। और नाटक के अंतर्गत लिखे हैं इन्होंने रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहणी, वृंजांगना, वैतालिक, शक्ति, स्वदेश संगीत आदि। अनुदित वो होते हैं जिसमें किसी और कवि द्वारा लिखी गई किसी रचना को अपने विचारों के साथ दोबारा लिखा जाता है, वे अनुदित कहलाते हैं। से मेघनाथ वध, वीरांगना, स्वप्नवासवदत्ता, रत्नावली, रुबाइयात, उमर खयाम, ये इनकी अनुदित रचनाएं थी। इन्होंने कुछ मौलिक नाटक भी लिखे हैं। मौलिक नाटक वो होते हैं जिसमें जो रचना होती है वो कवि की स्वयं की होती है, उस पर किसी और कवि का प्रभाव नहीं होता।
इसके अंतर्गत इन्होंने लिखे हैं अनग, चंद्रहास, तिलोत्तमा, निष्क्रिय, प्रतिरोध और विसर्जन। अब देखते हैं इन्हें कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वैसे तो हमने पीछे भी करे हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक लाइन से देख लेते हैं। सन 1914 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। ये एक पत्रिका थी जिसके अंतर्गत इन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर लेख, कविता और कहानी की प्रकाशित किया था, जिसके बाद ही गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। द हिंदू विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट से सम्मानित किया और सन 1952 से 1964 तक वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। अब देख लेते हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं मतलब उन्होंने जितना भी काव्य लिखा है, जो भी रचनाएं उन्होंने की हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं जो वो मैथिली शरण गुप्त की दृष्टिगोचर होती हैं। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत दो तरह की विशेषताएं होती हैं, भावपक्षीय विशेषताएं और कलापक्षीय विशेषताएं। भावपक्षीय में कवि के स्वयं के विचार और जो भी भाव परिलक्षित होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, और कला पक्ष के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित जो भी विशेषताएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं भावपक्षीय विशेषताएं, जिसमें पहला है राम भक्ति। गुप्त जी जो हैं वो राम के अनन्य भक्त थे। उनके राम कृष्ण से भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें तुलसी की तरह राम का रूप ही अधिक प्रिय है। और दूसरा है आर्य संस्कृति से प्रेम। गुप्त जी भारत की प्राचीन आर्य संस्कृति के उपासक हैं। उन्होंने अपने विभिन्न कार्यों में प्राचीन संस्कृति के आदर्शों को चित्रमय रूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्कृति का यह भक्त कवि सदा स्वार्थ से दूर ही रहा और उनके काव्य का उद्देश्य भी लोक सेवा ही रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम में गुप्त जी जो हैं वो एक सच्चे राष्ट्रप्रेमी थे, राष्ट्रप्रेमी कवि थे। भारतेंदु के समय में देश प्रेम की जो भावना प्रारंभ हुई उसका पूर्ण विकास गुप्त जी की रचनाओं में मिलता है और भारत भारती में कवि की यह भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। अगला है समाज सुधार। समाज सुधार के अंतर्गत जो है गुप्त जी के काव्यों में ऐसा दृष्टिकोण बहुत ही अधिक देखने को मिलता है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं विधवा विवाह के समर्थन में अपने जोरदार तर्क प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है मानवता की उपासना। राष्ट्र कवि मानवता को देवत्व की जननी स्वीकारते हैं और राम का मानव रूप ही उन्हें पूज्य है। मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी है जब वे मानवता हेतु समर्पित रहे। इसकी जो उदाहरण है वो हम उनकी एक लाइन इससे समझ सकते हैं जो उन्होंने लिखी है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस कोटेशन से ये पता चलता है कि उनमें मानवता के प्रति कितना प्रेम था। अगला है प्रजातांत्रिक भावना। गुप्त जी के प्रबंध काव्यों में उनके राजनीतिक दृष्टिकोण के भी दर्शन होते हैं। बक संहार में बकासुर द्वारा किए जाने वाले प्रजा के उत्पीड़न और अत्याचार अंग्रेजों के अत्याचारों की ओर संकेत करते हैं। वे अपने अधिकारों को प्राप्त करना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। गुप्त जी को प्रकृति का रम्य रूप अच्छा लगता है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से उनकी जो पंचवटी रचना है जो हमारे कोर्स में भी है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, वो रचना सर्वोत्कृष्ट है। उसके अंतर्गत गुप्त जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और कवि ने प्रकृति को पृष्ठभूमि के रूप में स्थान स्थान पर चित्रित किया है। नेक्स्ट है चरित्र चित्रण। मानव हृदय का वास्तविक चित्र खींचने की गुप्त जी में अद्भुत क्षमता है। उनके पात्रों में अलौकिकता के स्थान पर मानवता है। उनमें न कोई देवता है और न ही कोई दानव, अतएव उनका जो चरित्र चित्रण है वो स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी होता है। नेक्स्ट है नारी श्रद्धा। प्राचीन आर्य संस्कृति के उपासक होने के कारण गुप्त जी के हृदय में नारियों के प्रति अटूट श्रद्धा और सहानुभूति है। उर्मिला और यशोधरा जैसे काव्यों में उपेक्षित नारियों का सफल चित्रण कर गुप्त जी ने एक नवीन परंपरा को जन्म दिया है। और यशोधरा काव्य में यशोधरा में मात्र और पत्नी के रूप का इन्होंने सुंदर सामंजस्य दिखाया है। अब देख लेते हैं कला पक्षीय विशेषताएं। कला पक्षीय के विशेषताओं के अंतर्गत हम देखेंगे भाषा, शैली, छंद और अलंकार। इसे हम एक एक करके देख लेते हैं। भाषा के अंतर्गत इन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है या प्रयोग की है वो है स्वच्छ और सरल एवं कोमल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है।
कवि की अनुभूति और उद्देश्यों को जनसाधारण तक पहुंचाने का माध्यम भाषा ही होती है और गुप्त जी भाषा के प्रखर पारखी हैं। और जिस समय उन्होंने काव्य क्षेत्र में पदार्पण किया था उस समय खड़ी बोली और ब्रज भाषा का विवाद समाप्त हो चुका था और खड़ी बोली ने काव्य भाषा के रूप में काव्य भाषा का रूप ले लिया था और इसी को गुप्त जी ने अपने काव्य का माध्यम बनाया। उनकी भाषा जो है वो सरल सुगठित है और उसमें प्रसाद, ओज और माधुर्य तीनों ही गुण से युक्त है। और गुप्त जी की जो भाषा है वो शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। खड़ी बोली में सरल तथा मधुर कविता करके गुप्त जी ने इस धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया है कि खड़ी बोली में ब्रज भाषा का सा माधुर्य नहीं आ सकता। उनकी भाषा में कहीं कहीं संस्कृत निश्चितता आ गई है और इनकी भाषा के जो दो रूप दिखाई देते हैं, एक तो स्वच्छ भाषा और दूसरी सरलता और कोमलता। स्वच्छ भाषा उनके प्रारंभ में दिखाई देती है और जो सरलता और कोमलता है वो बंगला भाषा की कविताओं में जो उनका अनुवाद उन्होंने किया है उसमें आई है। नेक्स्ट है शैली। शैली में इन्होंने 3 प्रकार के इस्तेमाल किया है, प्रबंधात्मक, गीति नाट्य और भावात्मक। प्रबंधात्मक नाटक शैली के अंतर्गत इनके जो रचनाएं हैं वो हैं साकेत, पंचवटी, रंग में भंग, जयद्रथ वध। इस प्रकार के प्रबंध काव्य इन्होंने लिखे हैं। इसे विवरणात्मक शैली भी कहा जाता है। इसमें कथात्मकता की रक्षा के लिए ही भाषा को सरल और सीधे रूप में अपनाया गया है। गीति नाट्य शैली। गीति नाट्य शैली के अंतर्गत यशोधरा, सिद्धराज, नहुष आदि काव्यों में कथानक को गेय पदों के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके कथोपकथन मुक्त छंदों में है, अतः इस शैली को गीति नाट्य शैली का नाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट है भावात्मक शैली। गुप्त जी के सहानुभूति व्यंजक गीतों में भाव की प्रधानता, छायावाद, रहस्यवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अतः इन गीतों की इस शैली को भावात्मक शैली अथवा गीति काव्यात्मक शैली कहा जाता है। नेक्स्ट है छंद। छंद के अंतर्गत गुप्त जी ने प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के छंदों की रचना की है, जैसे कि हरिगीतिका, लावनी, गीतिका, मालिनी, गीत, पद, घनाक्षरी आदि अनेक प्रकार के छंद उन्होंने लिखे हैं और उनकी रचना में प्राय जो छंद हैं वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से इनका प्रयोग किया है। और नेक्स्ट है अलंकार। अलंकार जो हैं इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। मानवीकरण तो इनका मुख्य प्रिय ही अलंकार है और जिसका प्रयोग जो है ना बहुत ही स्वाभाविक तरीके से किया है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि अलंकारों को ज़बरदस्ती इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है, वो स्वाभाविक रूप से ही उनके काव्य में उनकी शोभा बढ़ाने के लिए स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं, ऐसा महसूस देता है। जैसे कि आप अपने इसमें एक उदाहरण में से समझ सकते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। इन लाइनों में अनुप्रास और जो प्रकृति अनुप्रास की जो छटा है वो देखनी बनती है। तो ये थी गुप्त जी की विशेषताएं, उनका जीवन परिचय। अब अगले लेक्चर में हम इनकी पंचवटी नामक कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। थैंक यू।